Hello friends, this is me Munmun and you are in my channel Political Science with Munmun. So 7 डे के सीरीज में 7 डे चैलेंज में आज डे सेकेंड है, राइट? सो डे 2 आज हम पॉलिटिकल कल्चर हम कर चुके हैं. सो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के इस सीरीज में आज हम पॉलिटिकल पार्टीज करने वाले हैं, राइट? सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के स्टडी को क्या कहा जाता है, राइट? द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड व्हाट? सो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड, इसके लिए टर्म है जिसको कहा जाता है कि स्टैशियोलॉजी, राइट? स्टैशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है. सो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली मैं डिफाइन नहीं कर रही हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है. बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज एक कंट्री में किस पैटर्न का पार्टी सिस्टम चलता है, राइट? उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें इस टॉपिक में कवर करना है, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टी टाइप्स के बारे में कवर करना है. और स्पेशली हमें उन एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस करने हैं कि जिनमें थिंकर्स ने अपने पर्सपेक्टिव को पॉलिटिकल पार्टी रिगार्डिंग टू क्या रखा है या क्या कहा है. जैसे कि बेसिकली हमें पॉलिटिकल पार्टी के इस टॉपिक में 3 से 4 थिंकर्स के बारे में मेनली पढ़ना रहता है, जिसमें सबसे पहला है रॉबर्ट माइकल या रॉबर्ट मिसेल, जो भी हम बोले रॉबर्ट मिसेल, ठीक है. दूसरा है डुवर्जर, तीसरा है सार्टोरी, और उसके बाद एक दो कुछ और थिंकर्स हैं जैसे कि मैक्स वेबर है एंड गैब्रियल आमंड है. ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के रिगार्डिंग अपना कुछ लॉस देते हैं, कुछ पर्सपेक्टिव रखते हैं. तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के पर्सपेक्टिव या आइडिया या फिर उनके थ्रू दिए गए लॉस के बारे में इंट्रोड्यूस होंगे कि ये सब जो नाम मैंने लिया ये है क्या. ये बेसिकली वेस्टर्न थिंकर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये जो कंसेप्ट है ये बेसिकली पॉलिटिकली इनको यदि हम समझे तो इनकी आइडियाज़ को बेसिकली वेस्टर्न थिंकर्स ने दिया है. सो इन्हीं वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में आज हमारा ये लेक्चर होने वाला है, राइट? सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बेसिक रफली आइडिया के बारे में कि टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या क्या होते हैं, राइट? सो जैसे कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में सुना तो होगा अक्सर कभी ना कभी, और एज बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको तो पता होना ही चाहिए. सो यदि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में बेसिकली 3 से 4 टाइप होता है. पहला होता है लेफ्ट विंग पार्टीज़, ठीक है. दूसरा होता है राइट विंग पार्टीज़, या विंग के बारे में तो आपको पता ही होगा, राइट, कि लेफ्ट विंग पार्टीज़ क्या होती है, राइट विंग पार्टीज़ क्या होती है, सेंट्रलिस्ट या फिर मॉडरेट पार्टीज़ क्या होती है, और एक्सट्रीमिस्ट या फिर सिंगल इशू पार्टी क्या होती है. यदि नहीं पता तो डोंट वरी, मैं बताने वाली हूँ कि लेफ्ट विंग पार्टीज़ क्या होती है. बेसिकली वैसी पार्टीज़ जो कि सोशल जस्टिस या प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को लेकर आती है या चलती है, उसको हम लेफ्ट विंग पार्टीज़ कहते हैं. बेसिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो जितने भी कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं वो लेफ्ट विंग पार्टीज़ मानी जाती है, राइट? राइट विंग पार्टीज़ क्या होती है, जैसे कि हमारे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम समझे तो हम कहते हैं कि बीजेपी इज़ अ राइट विंग पार्टीज़, मतलब कि जो अपने ट्रेडिशन को पकड़ के रखे, है ना, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा चेंज भी एक्सेप्ट करें बट बहुत ज़्यादा रेडिकल चेंज ना लाए पर बिलीव ना करें, या ग्रेजुअल चेंज पर बिलीव करें, एंड या कंजर्वेटिव नेचर का भी हो, जो थोड़ी रूढ़िवादिता को लेते हुए भी चले. तो ऐसे पार्टीज़ को हम कहते हैं राइट विंग पार्टीज़, दैट इज बीजेपी, राइट. अब सेंट्रलिस्ट या फिर मॉडरेट पार्टीज़ क्या होती है? सेंट्रलिस्ट या फिर मॉडरेट पार्टीज़ वैसी पार्टीज़ होती है जो ना तो बहुत ज़्यादा लेफ्ट आइडिया से प्रभावित होती है, ना बहुत ज़्यादा राइट आइडिया से प्रभावित होती है. सो ये एक मॉडरेट की तरह काम करती है, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन होती है दोनों ही आइडियाज़ की, ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमने जो बात करा था कि एक्सट्रीमिस्ट या फिर सिंगल इशू पार्टीज़. अब ये पार्टीज़ क्या होती हैं? बेसिकली वैसी पार्टीज़ जो कि ग्रीन आइडियोलॉजीज़ के बारे में बात करती है. ग्रीन आइडियोलॉजीज़ बेसिकली वेस्ट का कॉन्सेप्ट, वेस्ट की कंट्रीज़ में थोड़ा ज़्यादा इस पर इन्फ्लुएंस दिया जा रहा है, क्योंकि
यदि हम कॉन्टेक्स्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो हम जानते हैं कि हम अपने ग्लोबल इन्वायरमेंट को लेकर या क्या कह सकते हैं कि कल्चर तो नहीं बोलेंगे या क्लाइमेट को लेकर हम कितने अवेयर हैं ये हम सब जानते हैं। सो बेसिकली ये आइडिया भारत में तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है बट बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पार्टीज़ के कॉन्टेक्स्ट में वेस्टर्न कंट्री इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ले रही है और वेस्ट के कंट्रीज़ में सिंगल इशू पार्टीज़ को ज़्यादा प्रेफर करा जा रहा है, जो क्लाइमेट के इश्यूज़ को, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, इनको जस्ट मेन इशू बनाकर जनता के वोट बैंक का एक रीज़न बन रही है और लोग इसको जस्ट सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अभी हमने जान लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कितने टाइप के होती है बेसिकली, राइट। अब यदि हम बात करें कि पॉलिटिकल टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमने देख लिया, अब यदि पार्टी सिस्टम की बात करें तो टोटल कितने टाइप की पार्टी सिस्टम होती है। सो पार्टी सिस्टम में भी ये हम जान क्या रहे हैं, अभी हम बेसिकली जनरल सा आइडिया जान रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के टाइप्स क्या क्या है, पार्टी सिस्टम में क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पार्टी सिस्टम में टाइप्स की यदि हम बात करें तो सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, राइट। डोमिनेंट पार्टी सिस्टम भी होता है। तीसरा सेकंड बोलना सही नहीं होगा, टू पार्टी, राइट, टू पार्टी सिस्टम भी होता है। सो सिंगल पार्टी सिस्टम, डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज नॉन पार्टीशन पार्टी सिस्टम। अब ये होता क्या क्या है, जैसे कुछ कुछ की नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वन पार्टी सिस्टम, जिस कंट्री में एक पार्टी का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा हो। यदि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे इस चीज़ को तो जैसे चाइना में क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एक पार्टी ही ज़्यादा, एक पार्टी का ही रूल बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कंट्रीज़ को हम वन पार्टी सिस्टम के अंदर काउंट करेंगे। नाउ डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, अब डोमिनेंट पार्टी सिस्टम में क्या होगा, इसके एग्जाम्पल में रशिया हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर कम्युनिज्म चलता है, एंड इंडिया भी होगा। बट इंडिया कैसे, क्योंकि एक टाइम था इंडियन इंडिपेंडेंस का टाइम ले ले या उसके पहले का टाइम ले ले, उससे क्या है बहुत लंबे टाइम तक हमने देखा कांग्रेस का बहुत ज़्यादा रूल चला है ना। सो एक प्रिविलेज मिला हुआ था कांग्रेस पार्टी को कि वो फ्रीडम मूवमेंट्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्ट लिया, रोल निभाया। सो डोमिनेंट पार्टी बन चुकी थी इंडिया की, दैट इज़ वाई इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम कांग्रेस को समझ सकते हैं कि डोमिनेंट पार्टी सिस्टम क्या है। नाउ टू पार्टी सिस्टम की यदि हम बात करें तो टू पार्टी सिस्टम में एग्जाम्पल में आ जाएगा यूएसए एंड यूके। यूएसए क्यों, यूएसए क्योंकि यूएसए में दो पार्टीज मेजरली है, कौन कौन सी, यूएसए की दो पार्टीज कौन कौन सी है और यूके की कौन कौन सी दो पार्टीज है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। अभी मैं फ़िलहाल आपको बताऊंगी ही आगे, बट आप मुझे इस चीज़ के बारे में कमेंट में बताओगे कि यूएसए की कौन सी पार्टी है एंड दो मेजर कौन सी पार्टी है एंड यूके की दो मेजर पार्टी कौन सी है, राइट। हम आगे बढ़ते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल में हम क्या क्या समझ सकते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल में स्वीडन एंड आयरलैंड, ये दो कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पर मल्टी पार्टीज चलती है। या ऑब्वियसली इंडिया में भी मल्टी पार्टी का ही कल्चर है, बट यदि हम वेस्ट की कंट्रीज़ की थोड़ी एग्जाम्पल्स को लेते हुए समझें तो स्वीडन एंड आयरलैंड, राइट। नाउ नॉन पार्टीशन सिस्टम, अब ये क्या होता है, पार्ट कर दिया जाता है क्या पार्टी के अंदर में, नहीं, पार्ट नहीं किया जाता है। होता है क्या इसमें बेसिकली कि कोई पार्टी यहाँ पर खड़ा नहीं होता इलेक्शन में, यहाँ पर क्या होता है कि इंडिविजुअल पीपल्स का पार्टिसिपेशन होता है, राइट। मतलब यदि आप चाहे तो आप भी खड़े हो सकते हैं या मैं चाहूँ तो मैं भी खड़ी हो सकती हूँ, मतलब एज अ सिंगल पीपल आप इलेक्शन में पार्ट ले सकते हो और जस्ट अपने इशू को या लोगों के इशू को रेज कर सकते हो। तो इसके एग्जाम्पल में हम कौन सी कंट्री को समझ सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं मैक्रोनेशिया। मैक्रोनेशिया कंट्री में नॉन पार्टीशन सिस्टम चलता है, जहाँ पर इलेक्शंस लोगों में होता है, ठीक है, कोई पार्टी स्पेसिफिक में नहीं होता, इंडिविजुअल इंसान खड़ा हो सकता है। ओके, तो अभी तक हमने जस्ट
पॉलिटिकल पार्टी के टाइप एंड पॉलिटिकल सिस्टम का टाइप देख लिया। नाउ अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में। तो सबसे पहला थिंकर आता है पॉलिटिकल पार्टीज में, दैट इज रॉबर्ट मिसल्स। रॉबर्ट मिसल्स ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपना एक लॉ दिया है, और ये लॉ आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। यदि आप यूजी के स्टूडेंट हो, सैम की एग्ज़ाम्स, आप जस्ट सैम के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, डील कर रहे हो, एंड अब आप पीजी में जाने वाले हो, तो आपको लॉज के बारे में पता होना, वेस्टर्न थिंकर्स ने क्या कहा है, उनके कॉन्टेक्स्ट में जस्ट क्या टाइप होते हैं, या ये लॉ किस बारे में बात करता है। सो ये सब पता होना आपको ज़रूरी है। सो हम बात कर लेते हैं कि रॉबर्ट मिसल्स जो कि लॉ देते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। क्या लॉ देते हैं? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। सो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की होता क्या है, हमें इसके बारे में समझना है, राइट। सो उनका एक वर्क है, वर्क मतलब मैंने बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में जब भी मैं वर्क बोलूँ आपको समझना है बुक के बारे में, राइट। सो उनकी वर्क है पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि उन्होंने 1911 में लिखी है। कब लिखी है? 1911 में। बुक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। उन्होंने इस बुक में लॉ दिया है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। अब इस आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि पावर रिमेन्स ऑलवेज इन द हैंड ऑफ इलीट पीपल। मतलब कि जो पावर है, शक्ति है, वो कुछ ही इंसान के गिने चुने इंसान के हाथों में ही रहता है। ना तो मेरे हाथ में आता है, ना तो आपके हाथ में आता है। सो पावर जाता कहाँ है? तो कुछ ही गिने चुने इंसान, इलीट क्लास, इलीट ग्रुप के लोगों के हाथों में ही पावर रिवॉल्व करता रहता है, राइट। जैसे कि रूलिंग गवर्नमेंट यदि मेजॉरिटी नहीं लाएगी, तो जो इलेक्शन में पार्ट लेगी पार्टी और वो जीत जाती है, जैसे आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस यदि बीजेपी के जगह पर जीत जाती है, तो वो पावर में आएगी। यदि बीजेपी नहीं जीती है तो आपको सत्ता या मेरे को सत्ता नहीं मिल जाएगी, राइट। तो ये इलीट ग्रुप है कि पावर हमेशा कुछ इलीटफुल लोगों के हाथों में ही रहता है, राइट। मासेस के हाथों में कभी भी पावर नहीं जाती। मासेस नेवर सेव द डिसीजन। जो भी डिसीजन लेना है वो कभी भी मासेस डिसाइड नहीं करता। सो दिस लॉ इज गिवन बाय रॉबर्ट मिसल्स, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, राइट, कि पावर हमेशा इलीटफुल लोगों के हाथों में ही रहता है, कभी भी कॉमन पीपल या मासेस के हाथों में नहीं जाता, राइट। सो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपना बुक क्या दिया है, किस ईयर में दिया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका ये कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है। सो हमने रॉबर्ट मिसल्स को सबसे पहले थिंकर कवर कर लिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज सार्तोरी। अब सार्तोरी एक नए थिंकर हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के रिगार्डिंग अपना कंसेप्ट देते हैं। ये कहते हैं, पहले तो कुछ टाइप्स के बारे में ये बताएंगे। सबसे पहले ये बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप के बारे में ये बताते हैं, और टाइप भी अलग अलग बेसिस पर ये बताते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी एंड गोल्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी एंड गोल्स ये बताते हैं कि मेजरली पार्टीज 4-5 टाइप की होती है। अब वो 4-5 टाइप होता कौन कौन सा है, हमें ये जानना है। सो 4-5 टाइप होता है। पहला वो बताते हैं कि कैडर पार्टीज होती है, फिर बताते हैं कि मास पार्टीज भी होती है, फिर बताते हैं कैच ऑल पार्टी होती है, और फिर बताते हैं कि प्रोग्रामेटिक पार्टी भी होती है, एंड लास्टली वो बोलते हैं कि करिस्मेटिक पार्टीज भी होती है। अब इतनी सारी पार्टीज का नाम सुन के आपको लग रहा है कि हमने तो आज तक ऐसी पार्टीज का सुना ही नहीं नाम, हमने तो बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता पार्टी, भाजपा पार्टी, जेएमएम पार्टी, ये सब अपने कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में सुना है। अब ये सब पार्टी कौन सी पार्टी है? सो एज पर सातोरी वो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को टाइप में डिवाइड करते हैं, और सबसे पहले वो कहते हैं कि आइडियोलॉजी या गोल्स के अकॉर्डिंग टू पार्टी 4 से 5 टाइप की होती है, जिसमें पहला आता है कैडर पार्टी। अब ये कैडर पार्टी होती क्या है? कैडर पार्टी वैसी पार्टीज होती हैं जो कि इलीट पीपल्स के कंट्रोल में होता है। कुछ डिसिप्लिन्ड पीपल, मोस्ट पावरफुल पीपल जो एक पार्टी के अंदर में हो, इलीट
इलीट पीपल का मेंबरशिप हो, वैसी पार्टीज को कैडर पार्टी कहा जाएगा, राइट। मास पार्टीज क्या होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मास पार्टीज वैसी पार्टीज होती है जो सभी के लिए खुली होंगी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुद के अंदर वो इन्वॉल्व करना चाहेगी, राइट। नाउ नेक्स्ट है कि कैच ऑल पार्टी। अब ये कैच ऑल पार्टी क्या होती है, मास पार्टी, जैसे कि मैंने कहा कि मास पार्टी बहुत ब्रॉड ओपन होती है, सबके लिए खुली होती है। कैच ऑल पार्टी भी जस्ट इसी तरह से है बट थोड़े ब्रॉड सेंस में, मतलब कि ये छोटे मोटे कोई भी पार्टी हो, राइट, उन सबको खुद के अंदर में जस्ट इन्वॉल्व कर लेगी, उसको कहते हैं कैच ऑल पार्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि कैच ऑल पार्टी ये जो वर्ड है ये किसने दिया है, तो इसको देने वाले जस्ट एक थिंकर हैं, उनका नाम है, एक स्कॉलर है, उनका नाम है ओटो किसचाइमर या किसचाइमर, ये स्पेल थोड़ा सा मैं गलत कर रही हूँ, बट जस्ट याद रखने का बात है यहाँ पर कि ऑटो, OTTO, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में, बेसिकली जैसे कि COT PG हो गया या फिर नेट के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं कि ऑटो जो स्कॉलर है उन्होंने किस पार्टी सिस्टम रिलेटेड वर्ड को दिया है, तो कैच ऑल पार्टी, राइट। नाउ नेक्स्ट सातोरी ने बताया कि प्रोग्रामेटिक पार्टीज होती हैं। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंगल इशू पार्टीज क्या होती हैं, कि कोई एक सिंगल इशू को लेकर अराइज होती हैं, जस्ट उसी को यहाँ पर बोला गया है प्रैग्मेटिक पार्टी, राइट, जो कि ग्रीन पार्टीज होती हैं, बेसिकली जो यूरोप में देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट है कि करिस्मेटिक पार्टीज। अब ये पार्टी क्या होती है, बेसिकली जो किसी इंसान से इन्फ्लुएंस्ड हो, राइट, जैसे कि हम अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो BJP में मोदी जी, लोग मोदी जी को देख के उस पार्टी को वोट देते हैं, राइट। तो ये करिस्मेटिक टाइप का एक टाइम था जब इंदिरा गांधी या फिर कांग्रेस को देखकर लोग वोट देते थे, तो किसी भी पर्सनालिटी से प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस्ड होकर इफ समवन वोट या टेक पार्ट इन द इलेक्शन, देन दैट इज कॉल्ड करिस्मेटिक पार्टी, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब वो और 3 पार्टीज के बारे में बताते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक हमने आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग टू देख लिया, अब बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग टू 3 टाइप की पार्टीज होती हैं, रेवोल्यूशनरी पार्टीज, इलेक्टोरल या फिर पार्लियामेंट्री पार्टीज, एंड थर्ड वन इज अथॉरिटेटिव पार्टी। अब ये रेवोल्यूशनरी पार्टी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रेवोल्यूशन करने के बाद या रेवोल्यूशन से रिलेटेड ये पार्टीज है, जैसे कि रशिया, एक टाइम में जब वहाँ पर बोल्शेविक क्रांति रेवोल्यूशन चल रहा था तो बोल्शेविक पार्टीज अराइज हुई 1917 में, राइट। सो बस ये क्लियर होता है कि बोल्शेविक पार्टीज रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, जैसे कि रशिया में 1970s में बोल्शेविक पार्टीज उभर कर सामने आई, राइट। नाउ नेक्स्ट है इलेक्टोरल या फिर पार्लियामेंट्री पार्टीज। ये पार्टीज बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पाई जाती है जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है एंड इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू पार्लियामेंट्री पार्टीज बनती है, फॉर्म होती है, ठीक है। बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसी पार्टीज देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट वन इज अथॉरिटेटिव। अथॉरिटी मीन्स पावर, राइट। सो अथॉरिटेटिव पार्टी, इसके एग्जाम्पल में हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि जहाँ पर वन पार्टी डोमिनेशन होता है, बेसिकली हम कह सकते हैं चाइना, राइट। चाइना में क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का डोमिनेशन है। सो जहाँ पर पावर एक पार्टी के हाथों में है उसे हम वन पार्टी सिस्टम या फिर अथॉरिटेटिव पार्टी कह सकते हैं, राइट। यदि हम सिस्टम में बात करें तो वन पार्टी सिस्टम, और यदि हम सिर्फ पार्टी की बात करें तो ये अथॉरिटेटिव पार्टी का टाइप है। नाउ मूव टू कि सातोरी ने अब क्या बात करा, सातोरी ने अब बताया कि पार्टी सिस्टम टाइपोलॉजी के बारे में। अब ये पार्टी सिस्टम टाइपोलॉजी में उन्होंने मोटा मोटी अब कहा कि टोटल 7 टाइप या फिर 7 प्रकार के पार्टीज होते हैं, जिसके लिए एक टर्म यूज़ करा जाता है जिसे कहते हैं 7 फोल्ड टाइपोलॉजी। सो 7 फोल्ड टाइपोलॉजी किसने दिया है, किस थिंकर ने दिया है, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय सातोरी। उन्होंने कहा है कि बेसिकली पार्टी 7 टाइप की होती है। अभी तक तो उन्होंने बहुत सारा टाइप दे दिया कि आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग टू अलग है, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग टू अलग है, बट वो एक स्पेसिफाइड वे में कहते हैं कि टोटल 7 टाइप का पार्टीज होता है, राइट। तो 7 फोल्ड टाइपोलॉजी की बात करते हैं और वो अपना वर्क, मतलब उनका बुक
जो कि 1976 में पब्लिश हुआ, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, राइट। उनका बुक है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन 1976, जिसमें वो 7 फोल्ड टाइपोलॉजी यानी कि पार्टीज के बारे में बताते हैं, जिसमें पहला बात करते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम वही एग्जाम्पल चाइना, एक पार्टी चलती है। फिर कहते हैं हेजीमनी पार्टी सिस्टम। अब ये हेजीमनी क्या होता है? हेजीमनी पार्टी सिस्टम मतलब कि जहाँ पर कंपटीशन एकदम ही नहीं है, राइट, नो रियल कंपटीशन। इसके एग्जाम्पल में हम मैक्सिको का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाउ प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, प्री डोमिनेंट मतलब शुरू से ही डोमिनेशन मिला हुआ है, जैसे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस, राइट, कि 1952 के बाद से 77 तक वो जस्ट डोमिनेशन के साथ बनी रही। नाउ टू पार्टी सिस्टम, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि टू पार्टी सिस्टम में आपको यूके और यूएस के कौन से पार्टी से ये मुझे कमेंट करके बतानी है, राइट। सो यूएसए और यूके ये टू पार्टी सिस्टम में आएंगी। देन लिमिटेड प्लूरलिज्म। अब ये लिमिटेड प्लूरलिज्म क्या होता है? लिमिटेड मतलब लिमिट, लाइक, राइट। प्लूरलिज्म मतलब जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हो लेकिन लिमिटेड वे में हो। सो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे 2 से 3, राइट, या तो 3 से 5 या 2 से 3 ऐसी पार्टीज हो जो कि कम्पिटिट करे खुद में, और कॉल्यूजन भी इनके जस्ट आपस में पॉसिबल हो सकता है, बन सकता है। तो ऐसी कंट्रीज़ के एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि जर्मनी, जहाँ पर लिमिटेड भी है पार्टीज और आपस में ये मल्टी पार्टीज भी फॉर्म करती है, प्लूरलिज्म को भी जस्ट प्रमोट करती है। नाउ नेक्स्ट है कि एक्सट्रीम एंड पोलराइज्ड प्लूरलिज्म, राइट। सो एक्सट्रीम मतलब क्या है, और पोलराइज्ड मतलब पोल, मतलब 2 अलग अलग पोल, और वो भी एक्सट्रीम वे में। तो अलग अलग पोल, वो भी एक्सट्रीम वे में, मतलब मल्टी पार्टी का कंसेप्ट के बारे में यहाँ बात हो रहा है ना। इसके एग्जाम्पल में हम इटली और स्विट्जरलैंड को ले सकते हैं, जहाँ पर आइडियोलॉजीज बहुत डिफरेंट होगा अलग अलग पार्टीज की, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक पार्टी सिस्टम। अब ये ऑटोनॉमिक क्या होती है? ऑटोनॉमिक मतलब जो साइमल्टेनियसली किसी भी इशू को लेकर अचानक से फॉर्म हो जाती है। जैसे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ले, तो जैसे कि आप आम आदमी पार्टी साइमल्टेनियसली करप्शन के इशू को लेकर, जब करप्शन पीक पर था तो उसके इशू को लेकर वो बनी, और बाद में जाके आज वो नेशनल पार्टी बन चुकी है। बट साइमल्टेनियसली किसी पार्टी का उदय होना, उसको बोलते हैं ऑटोमाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, राइट। सो ऐसी पार्टीज बहुत सारी छोटी पार्टीज को मिलकर या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स को मिलकर बनती है, और इसमें स्टेबिलिटी नहीं होता, राइट। बेसिकली कंट्री लेवल की हम एग्जाम्पल को ले तो इसमें हो जाएगा मलेशिया, राइट। अब आप एक क्वेश्चन इस पर गौर करो कि सातोरी जो है, अभी हम सातोरी के बारे में ही ये सब चीज़ें जान रहे हैं कि पहले तो उन्होंने आइडियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन और अब 7 फोल्ड टाइपोलॉजी बताया। देन वो कहते हैं कि वाई डू स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज इम्पॉर्टेंट, राइट। छोटी छोटी स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और क्यों हम इनका स्टडी करते हैं? सो सातोरी के अकॉर्डिंग टू ये 2 केस बताते हैं। पहला केस कहते हैं कि यदि किसी भी छोटे पार्टी का गठबंधन में या अलायंसेस में गवर्नमेंट बना है ना, कॉलिजन गवर्नमेंट बनाई है कोई भी छोटी पार्टी बड़े पार्टी के साथ, तो हमें छोटे पार्टी का स्टडी करना कंपलसरी हो जाता है। क्यों वाई? बिकॉज ये बड़े पार्टीज को अफेक्ट कर सकती है, राइट। नाउ दूसरा केस ये बताते हैं कि रोल ऑफ अपोजिशन का यदि रोल निभा रही है स्मॉल पार्टीज, तब भी इसका स्टडी करना उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि फर्स्ट केस में हो रहा था जब वो कॉलिजन में बड़ी पार्टीज के साथ थी, ठीक है। सो ये दो केसेस हो जाएगा। नाउ हम मूव करते हैं कि अब सातुरी के बारे में हमने जान लिया। अब नेक्स्ट थिंकर आते हैं, दैट इज मॉरिस डुवर्जर। और मॉरिस डुवर्जर के जस्ट अब ये क्या करेंगे, ये भी पार्टी सिस्टम के रेफर में ही अपना पर्सपेक्टिव देंगे। सो इनका जो वर्क है उसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी हमने इसके पहले भी कहीं पढ़ा ना? हाँ, कहाँ पर पढ़ा था? सो पॉलिटिकल पार्टी इसके पहले हमने पढ़ा रॉबर्ट मिसेल्स, उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टी वर्क लिखा है, और यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, मतलब दोनों ने ही लिखा है, राइट। सो दोनों ने ही लिखा है पॉलिटिकल पार्टी। रॉबर्ट मिसेल्स ने भी अपने वर्क में लिखा है, उनके वर्क का नाम भी पॉलिटिकल पार्टी है, एंड मॉरिस डुवर्जर ने भी
उनके भी वर्क का नाम पॉलिटिकल पार्टी है, बस ईयर में फ़र्क है कि रॉबर्ट मिसल्स ने लिखा है 1911 में एंड मॉरिस डुवर्जर ने लिखा है 1951, या कभी कभी ये वेरी भी करता है, बहुत जगह पर डेटा थोड़ा मुझे अलग अलग देखने को मिला, कहीं पर 1951 है, कहीं पर 1954 है। सो ये एक आप ध्यान में रखना। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके ऊपर में क्या डिस्कस करेंगे कि मॉरिस डुवर्जर ने किस बेसिस पर पार्टी सिस्टम के बारे में कहा होगा। तो इन्होंने नंबर ऑफ पार्टी सिस्टम की बात की है ना, नंबर ऑफ पार्टीज या पार्टी सिस्टम की बात की। ये कहते हैं मेजरली 3 टाइप की पार्टी सिस्टम होती है। तो आप देख रहे हो कि थिंकर्स अपने अकॉर्डिंग टू पार्टीज को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग टू एक सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड, दिवाली की वजह से बहुत सारे फटाकों की आवाज़ आ रही है। सो कम टू पॉइंट कि जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे थिंकर्स अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। किसी के अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग टू वो कहते हैं कि पार्टी सिस्टम इतने टाइप की होती है। कोई कहते हैं कि जस्ट नंबर के अकॉर्डिंग टू पार्टी सिस्टम इतने टाइप की होती है। सो मॉरिस डुवर्जर क्या कहते हैं कि मॉरिस डुवर्जर कहते हैं कि नंबर ऑफ पार्टी सिस्टम वो नंबर के बेसिस पर पार्टीज को बांटते हैं। तो 3 टाइप की पार्टीज की बात वो बेसिकली करते हैं। सिंगल पार्टी सिस्टम, ठीक है, सिंगल पार्टी सिस्टम आपको पता ही है, इतने टाइम से पता चल ही गया मेरे इन लेक्चर को सुनते सुनते कि सिंगल पार्टी सिस्टम बेसिकली चाइना में होगा। वाई? बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एक ही तो पार्टी है वहाँ पर। सो दैट इज़ वाई चाइना इज़ अ सिंगल पार्टी कंट्री। अब सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है पॉलिटिकल पार्टी की यदि हम बात करें चाइना में। तो नाउ 2 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम में मैंने बहुत बार बता दिया कि 2 कंट्रीज बेसिकली इसमें आएगी, यूएसए एंड यूके। एंड मैंने आपको कहा था कि कमेंट करके आप बताना कि यूएसए और यूके में कौन सी 2 पार्टीज हैं। सो आई होप आपने लिखा नहीं होगा और आप जस्ट लिखेंगे भी नहीं और कमेंट भी नहीं करेंगे। सो मैं ही आपको यहाँ पर बता दूँ कि 2 पार्टीज यूएसए और यूके। यूएसए में 2 पार्टीज हैं, ठीक है, मेजरली डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिक पार्टी। सो यूएसए में 2 मेजर पार्टी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हम अपनी कंट्रीज़ के 2 पार्टीज़ के बारे में जानते हैं, बट एज बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हमें ग्लोबली भी पॉलिटिक्स के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, जो कि मैं आपको अवेयर करने के इस यात्रा पर निकल चुकी हूँ। सो आप रेडी हो जाओ मेरे साथ सीखने के लिए एज अ कन्वर्सेशन वे में, ताकि हम पॉलिटिकल कल्चर को खुद में डेवलप कर सकें, पॉलिटिकल अवेयरनेस को खुद में डेवलप कर सकें। नोट्स देना तो बहुत इजी होता है एंड मैं बिलीव नहीं करती कि मैं वैसे शेयर करती हूँ कि जस्ट 1 पेज या 2 पेज का जितना भी मैं उसको कंसाइज पे मैं आपको दिखा सकूँ कि देखो इतना ही नोट्स है और इतना ही जस्ट पढ़ना है, राइट। बट उसके रिगार्डिंग टू आपका अपना पर्सपेक्टिव, आपका अपना थॉट प्रोसेस क्या है, ये कहाँ से आएगा। सो इसके लिए मेरा ये जस्ट कंसेप्ट वीडियो है, ताकि आप कंसेप्ट पर ध्यान दो पहले, डेटाज को, नॉलेज को, फैक्ट पर अपनी कमांड को फर्स्टली इंक्रीज करो। सो यूएसए की यदि हम बात करें तो यूएसए में बेसिकली 2 पार्टीज जो कि हम देख चुके हैं। पहला डेमोक्रेटिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एंड यदि हम यूके की बात करें तो यूके में भी इसी तरह से 2 है। कौन कौन सा? कंजर्वेटिव एंड लेबर पार्टी, ठीक है। सो कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। सो मल्टी पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल में इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री। नाउ इसके साथ साथ इटली भी होगा एंड फ्रांस भी होगा, राइट। सो अब हम बढ़ते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डुवर्जर लॉ के बारे में। डुवर्जर के बुक के बारे में हमने जान लिया, उन्होंने वर्क क्या दिया है, और उन्होंने जो दिया है वो किसी और ने भी दिया है सेम, बस दोनों का ईयर में डिफरेंस है। एंड उन्होंने किस अकॉर्डिंग टू पार्टी सिस्टम को डिवाइड करा। नाउ कम टू द पॉइंट कि डुवर्जर लॉ क्या है। उन्होंने लॉ दिया है और दिया कब है तो 1951 में, ठीक है। सो डुवर्जर लॉ ही इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1951 एंड 1951 में कुछ और भी हुआ था क्या, या सो 1951 में हमने पढ़ा ना, 1951 या 1954 में उन्होंने अपना बुक जो कि वर्क है पॉलिटिकल पार्टी वो इंट्रोड्यूस करा। तो तभी उन्होंने अपने वर्क को लॉ को इंट्रोड्यूस करा। उनका लॉ क्या कहता है? उनका लॉ बेसिकली 2 सिस्टम की बात करता है। अब ये सिस्टम है क्या? सो ये 2 सिस्टम बेसिकली, पहला सिस्टम है प्लूरैलिटी सिस्टम एंड दूसरा सिस्टम है
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब ये है क्या? सो प्लूरैलिटी सिस्टम मतलब फर्स्ट पास दी पोस्ट, मतलब FPTP। अब ये इलेक्टोरल प्रोसेस में हम इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, बट एज अ ब्रीफ मैं आपको बता दूं कि प्लूरैलिटी सिस्टम मतलब फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। जैसे कि मान लो एक कंट्री में इलेक्शन हो रहा है और किसी पार्टी को मिली है 10 सीट, किसी पार्टी को मिली है 20 सीट, किसी पार्टी को मिली है 30 सीट, किसी को मिली है 40 सीट, ठीक है। सो 10, 20, 30, 40 ऐसे वोट्स मिली है पार्टीज़ को, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, किसी भी पार्टीज़ को तो यहाँ पर 50% सीट मिला नहीं, बट इसमें से जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला होगा, या इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग टू 40% पार्टीज़ को सबसे ज़्यादा वोट मिला, तो वही पार्टी विनर हो जाएगी, राइट। सो फर्स्ट पास दी पोस्ट मतलब FPTP सिस्टम में क्या होता है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला है, ज़रूरी नहीं है कि वो 50% वोट लाए या फिर ना लाए, फिर भी वो पार्टी विनर हो जाएगी। तो वो कहते हैं, यही कहते हैं प्लूरैलिटी सिस्टम, ठीक है, कि बहुत सारे के होने के बावजूद भी जो नंबर्स में ज़्यादा लाएगा वो पार्टी विन हो जाएगी। सो बेसिकली क्या होता है कि टू पार्टी सिस्टम में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, मेजॉरिटी जिसने लाया वो जस्ट जीत जाएगी। लेकिन ऐसे सिस्टम में क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टीज़ हैं उनका वो वोट वेस्ट हो जाता है। जिसने 10% लाया, 20 लाया, 30 लाया, उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनको जितना भी वोट मिली वो सब वोट वेस्ट मानी जाएगी, राइट। सो ऐसे कंट्रीज़ के एग्जांपल में जहाँ भी टू पार्टी सिस्टम चलता है, जैसे USA, UK और हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं, कांग्रेस BJP की यदि बात कर ले, बट हमारे कंट्री में क्या है कि अब कॉल्यूजन हो जाता है, तो जितने भी छोटे छोटे पार्टीज़ भी हैं तो वो बड़ी पार्टी के साथ अलायंस कर लेती है, तो उनका वोट भी अब वेस्ट नहीं होता। बट एज अ ब्रॉड वे में हम इस चीज़ को समझें तो USA एंड UK, राइट। सो आई थिंक FPTP फर्स्ट पास दी पोस्ट, ये आपको समझ में आया होगा कि क्या है बेसिकली। तो फर्स्ट लॉ डिवर्जर का प्लूरैलिटी सिस्टम पर बात करता है, ठीक है, कि जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिली जस्ट वही विनर होगा। बेसिकली ये टू पार्टी सिस्टम पर काम करती है। नाउ दूसरा ये लॉ देते हैं, मतलब अपने लॉ में दूसरा पॉइंट की ये बात करते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये बेसिकली मल्टी पार्टी सिस्टम की बात कर रहे हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि वोट इज इक्वल टू सीट, मतलब जिस भी पार्टी को जितना भी वोट मिला उसको उतना सीट मिल जाएगा, है ना, उतना सीट मिल जाएगा। तो इसको यदि हम एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप समझो जितने भी स्टेट लेवल की पार्टीज या रीजनल पार्टीज होती हैं वो क्या कहती है, कॉलिजन बना लेती है ना बड़ी पार्टीज के साथ, तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और यदि हम अलग फॉरेन कंट्रीज़ के एग्जाम्पल को लिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ के एग्जाम्पल को इंक्लूड करें तो आयरलैंड के बारे में मैंने कहीं पर आपसे डिस्कस करा, आपको याद है मैंने आयरलैंड के बारे में सो मल्टी पार्टी सिस्टम में ही मैंने आपको आयरलैंड के बारे में बताया था। एंड हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में बात करें, जैसे कि हम जान रहे हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम ही यहाँ पर जस्ट वर्क करती है, तो इसमें जस्ट इटली आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, जिसमें कि कॉल्यूजन के साथ ये काम करता है मॉडल, है ना। क्योंकि छोटे पार्टीज़ को वोट मिले तो वो ना के बराबर है, तो वो जब तक बड़े पार्टीज़ के साथ कॉलिजन नहीं करेगी उसके वोट का वैल्यू माना नहीं जाएगा, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा फर्स्ट पास की पोस्ट सिस्टम की तरह, राइट। सो इजराइल, इटली और फ्रांस ये कुछ कंट्रीज़ हैं, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको ले सकते हैं, बट इंडिया में बेसिकली फर्स्ट पास की पोस्ट ही चलता है, राइट। नाउ अभी तक हमने रॉबर्ट मिसल्स के बारे में जान लिया जिन्होंने आयरन लॉ पॉलीआर्गी दिया, फिर सातोरी का हमने 7-फोल्ड टाइपोलॉजी देख लिया, उसके बाद रॉबर्ट मिसल तो हो गया, सातोरी हो गया, देन मॉरिस डुवर्जर का हमने डुवर्जर लॉ के बारे में जान लिया कि दो चीज़ पर वो बेसिकली बात करते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, राइट। फर्स्ट पास द पोस्ट को मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, राइट, कि जो पार्टी मेजॉरिटी में आई, ज़्यादा सीट लाई, वो जीत जाएगी। नाउ अब हम नेक्स्ट हमारे एक दो और जो थिंकर रह गए उन पर आ जाते हैं। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी में ये तीन ही बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कौन कौन से? आयरन लॉ पॉलीआर्गी किसने दिया? रॉबर्ट मिसल्स, ठीक है। 7-फोल्ड टाइपोलॉजी की बात कौन करता है? सातोरी।
और डुवर्जन लॉ जो कि डुवर्जन ने दिया। ये 3 बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंपॉर्टेंट थिंकर्स आते हैं और इन्हीं के लॉज के बारे में या फिर पर्सपेक्टिव के बारे में या टाइप्स के बारे में हमें जानना रहता है। बट इसके रिगार्डिंग भी कुछ और थिंकर्स 1 से 2, राइट, 1 से 2 तो नहीं, 2 से 3 थिंकर्स और भी आते हैं, तो हम उनके बारे में फिर रैपिडली जान लेते हैं। मैक्स वेबर ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के टाइप के बारे में बात करते हैं और इनके अकॉर्डिंग टू 3 टाइप का फिर से पार्टी है। अब कौन कौन से इनके अकॉर्डिंग टू पार्टी है? मैक्स वेबर कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग टू फिर से 3 टाइप की पार्टी है। सो कौन कौन सी वो 3 टाइप की पार्टी है? सो वो कहते हैं पैट्रोनेज पार्टी, दूसरा आइडियोलॉजिकल पार्टी। आइडियोलॉजिकल मतलब आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, राइट, स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी पर बेस्ड होगी, जैसे कि बीजेपी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा ही आइडियोलॉजिकल पार्टी है, राइट, जो कि नेशनलिज्म या हिंदुत्व के विचारधारा को लेकर को कैरी ऑन करती है। एंड इसी में हम एग्जांपल देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या फिर कम्युनिस्ट पार्टी यूएसएसआर का भी, वहाँ पर भी कम्युनिज्म ही चलता है। तो कम्युनिज्म यूएसएसआर का ले, रशिया के बारे में बात करें, चाइना के बारे में बात करें या इंडिया के बारे में बात करें। इंडिया में भी तो है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राइट। सो कम्युनिस्ट पार्टी भी अपने स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी को लेकर चलती है, बीजेपी भी अपने स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी को लेकर चलती है। तो ये आइडियोलॉजिकल पार्टीज हो गई। पैट्रोनेज पार्टीज कौन सी होती है? वैसी पार्टीज होती है ना जो बेसिकली क्या करती है, प्रलोभन देती है जनता को या पीपल को, कि डिस्ट्रीब्यूट करती है मटेरियल्स को जब भी इलेक्शंस होने का टाइम आता है। क्यों? उनको वोट चाहिए रहता है बेसिकली, तो वोट सीकिंग के लिए वो क्या करते हैं कि प्रलोभन देते हैं। जैसे कि इंडिया में हम लोकल या रीजनल लेवल पार्टीज़ को कुछ केसेस को ले सकते हैं कि ऐसा बेसिकली चुनाव के टाइम में या फिर इलेक्शन के टाइम में देखने को मिलता है। एंड डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि यूएसए का है उसे भी देखा गया है। और ये पार्टी ऐसे जब पार्टीज आती है तो जस्ट पॉलिटिक्स क्या हो जाता है ना, टोटली स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि आप कितना दे के खरीदोगे। या जैसे कि इंडिया का भी आपको पता ही होगा कि कुछ दे दो जस्ट चुनाव से पहले और लोग आपके प्रति लॉयल हो जाएंगे और आपको ही सारा वोट दे देंगे, राइट। सो कमी है कहीं ना कहीं लिटरेसी की, अवेयरनेस की, बट वही मरता क्या ना करता। यदि कुछ मिल रहा है इंसान को तो फिर प्रलोभन में क्यों नहीं देगा वो, राइट। सो यही है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो मटेरियल बेनिफिट्स और फिर वोट ले लो। तो पैट्रोनेज पार्टी की बात करते हैं मैक्स वेबर, और साथ ही मैक्स वेबर अथॉरिटी क्लासिफिकेशन की भी बात करता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे कभी, कि 3 टाइप के अथॉरिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, करिस्मेटिक अथॉरिटी होती है और एक रैशनल अथॉरिटी होती है, जो कि ब्यूरोक्रेट्स इसमें आते हैं। ट्रेडिशनल में जो ट्रेडिशनली आ रहा है जैसे कि कांग्रेस, और करिस्मेटिक मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि कोई भी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस्ड यदि कोई पार्टी है तो वो करिस्मेटिक होगा। जैसे एज एग्जाम्पल ऑफ मोदी जी, पर्सनैलिटी को देख के लोग वोट देते हैं। तो मैक्स वेबर ने अथॉरिटी क्लासिफिकेशन की भी बात करी है, सो हम बाद में जानेंगे, यहाँ कि ये टॉपिक नहीं है, राइट। बस मैंने एज अ फ्लो आपको बता दिया कि अथॉरिटी क्लासिफिकेशन की भी बात करते हैं कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, करिस्मेटिक अथॉरिटी होती है या फिर रैशनल लीगल अथॉरिटी होती है। नाउ पैट्रोनेज पार्टी के बारे में मैंने बता दिया, आइडियोलॉजिकल पार्टी के बारे में भी डिस्कस हो गया। नाउ बचता है मिक्स्ड पार्टी। मिक्स्ड पार्टी तो समझ में ही आ रहा है आपको। तो मिक्स्ड पार्टी क्या होगी? मिक्स्ड पार्टी बेसिकली वैसी पार्टीज होगी ना जो कि आइडियोलॉजी और मटेरियल दोनों को ही कंबाइन करके चलेगी, राइट। ऐसी पार्टीज का एग्जाम्पल जस्ट हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हाई और मटेरियल इंसेंटिव भी थोड़ा थोड़ा होगा। तो ऐसे पार्टीज के एग्जाम्पल में बहुत लंबे टाइम तक जो कांग्रेस जिसने रूल करा है इंडिया पर पोस्ट इंडिपेंडेंस के जस्ट इंडिपेंडेंस से, एंड लेबर पार्टी का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो यूके की पार्टी है, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट थिंकर। ये कुछ इक्का दुक्का थिंकर में हमने मैक्स वेबर जान लिया। अब हम जानेंगे कि गैब्रियल आमंड पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिगार्डिंग या पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो ये बेसिकली 3 टाइप से ये भी क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन सा? ये कहते हैं कि नॉन कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम होता है, ट्रांजिशनल पार्टी सिस्टम होता है और
कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम होता है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब जहाँ पर कॉम्पिटिशन ही नहीं है। एग्जाम्पल में आप लो ना चाइना, जहाँ पर एक ही पार्टी का डोमिनेशन है, वन पार्टी रूल है ना, तो वहाँ पर कंपटीशन है ही नहीं। ट्रांजिशनल पार्टी सिस्टम में क्या होगा कि ट्रांजिशन फेज पर होगा। पहले बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव रूल था, अब वो नेशंस डेमोक्रेटिक बनना चाह रही है, राइट। तो अथॉरिटेटिव डेमोक्रेसी की ओर जाना चाह रही है। ऐसे एग्जाम्पल में बहुत सारे आज के कॉन्टेक्स्ट में एशियन नेशंस भी बहुत है एंड अफ्रीकन नेशन तो है ही। सो एशियन नेशंस एंड अफ्रीकन नेशन जो ट्रांजिशनल पार्टी सिस्टम के अंदर में आते हैं, जो कि कभी ना कभी अथॉरिटी के अंदर थे, एक सत्ता के अंदर में थी, और अब वो डेमोक्रेटिक होना चाहती है, राइट। नाउ तीसरा है कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम। तो कॉम्पिटिटिव मतलब जहाँ कॉम्पिटिशन बहुत हाई होगा, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, राइट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन पॉलिटिकल पार्टी, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया बहुत ही अच्छी तरह से एज माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो जितने भी एस्पेक्ट है या जितने भी स्कॉलर्स या थिंकर्स थे, मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ आपको समझ नहीं आया या कहाँ मुझे और ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत थी। एंड लास्टली हम इस चीज़ पर थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए इस वीडियो को क्लोज या एंड करते हैं कि बेसिकली पार्टी सिस्टम में हमने रॉबर्ट मिसेल्स, ठीक है, सातोरी एंड डुवर्जर, ये 3 थिंकर के बारे में जाना। इसके अलावा मैक्स वेबर और गैब्रियल आमंड, राइट, मैक्स वेबर एंड गैब्रियल आमंड, इन 2 थिंकर्स के बारे में जाना, राइट। ये थोड़े अलग से हैं जिन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया है पॉलिटिकल पार्टी के रिगार्डिंग। एंड मेन जो है वो 3 नाम जो हमने जाना, तो ये 3 नाम में से जो सातोरी और डुवर्जर हैं, राइट, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में थोड़ा सा यदि हम इसको डिफरेंस करके समझें, क्योंकि डिफरेंस करके समझना चीज़ों को थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी कर देता है हमें समझने के लिए। तो हम यदि कंपैरिजन थोड़ा सा करके समझे, इसे एनालाइज करते हुए, तो सातोरी और डुवर्जर बेसिकली कहते क्या है। डुवर्जर अपने लॉ में कहते हैं कि बेसिकली हमें इलेक्टोरल सिस्टम की स्टडी करनी चाहिए कि देश में FPTP सिस्टम चल रहा है या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पार्टीज़ आ रही है। मतलब पार्टीज़ आने का जो तरीका है, मेथड है, वो क्या है कि मेजॉरिटी के साथ जो पार्टी जीत जा रही है वो पार्टी देश में आ रही है, या जो नहीं भी जीत रही है थोड़ा मोड़ा सीट ला रही है। जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा है ना, छोटी पार्टीज़ भी है तो जितना भी सीट वो लाई है उतने में ही वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। सो उतने में गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि जैसे कि हम अभी के टाइम में हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो अभी रूलिंग गवर्नमेंट में है NDA, राइट। बट हम NDA कहते हैं क्या, बेसिकली लोग कहते हैं कि BJP का रूल चल रहा है। बट मैं यहाँ पर इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूँ कि BJP का रूल तो चल रहा है, बट BJP मेजॉरिटी सीट के साथ जीती है, बट रूल चल रहा है NDA का। NDA मतलब BJP को अलायंस है बहुत सारे और भी पार्टी के साथ, उसका कॉलिजन है, राइट। तो जितनी भी छोटी छोटी पार्टीज़ हैं जिनको बहुत सीट नहीं मिला है, मेजॉरिटी नहीं ला पाई अपना, तो वो सारे BJP के साथ, हाँ, मेजॉरिटी सीट BJP ने लाया है, उसमें और भी छोटी छोटी पार्टीज़ आके कोलैप्स कर गई है, राइट। तो और सारे मिल के NDA के थ्रू अभी जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है वो चल रहा है। सो बेसिकली BJP के थ्रू नहीं, NDA के थ्रू, है ना। अलग पार्टीज़ का भी जस्ट यहाँ पर कॉलिजन है, अलायंस है। सो बताने का मेरा यहाँ पर क्या मीन है, मतलब क्या है। तो मतलब ये है कि प्रोपोर्शनली कि जितनी भी छोटी छोटी पार्टीज़ हैं वो भी यदि जितना भी सीट वो लाती है, जितना भी वोट वो लाती है, उस बिहाफ पर उसको सीट अलॉट हो जाएगा, राइट। सो डुवर्जर बेसिकली यही कहते हैं कि टाइप क्या है, प्रोपोर्शनल बेसिक पर है या मेजॉरिटी के बेसिक पर है। बेसिकली ये इलेक्टोरल सिस्टम की बात करते हैं, है ना, कि जस्ट विच पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट इन दी नेचर, कौन सा पार्टी एग्जिस्ट करेगा आफ्टर द इलेक्शन। तो वो इलेक्शन प्रोसेस की बात थोड़ा ज़्यादा करते हैं कि पार्टी सिस्टम में इलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। बट सातोरी क्या कहता है, ऑन द अदर हैंड सातोरी सेज दैट कि पॉलिटिकल कल्चर, हिस्ट्री या आइडियोलॉजी या फिर उस देश में क्या कंपटीशन का लेवल है पार्टीज़ के बीच में, यदि हम इसकी स्टडी करेंगे ना तो ये नेशन के पार्टी सिस्टम को सेव करेगा, राइट। तो दोनों का अलग अलग मत है। डुवर्जर बेसिकली इलेक्टोरल प्रोसेसेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मेजॉरिटेरियन सिस्टम है या फिर प्रोपोर्शनल
रिप्रेजेंटेशन है। बट सार्टरी बेसिकली बात करते हैं कि किसी भी कंट्री का, जैसे कि मैंने कल के डे 1 चैलेंज में हमने कवर करा था पॉलिटिकल कल्चर के बारे में। होप सो आपको ये पॉलिटिकल कल्चर का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है बेसिकली। तो वो कहते हैं कौन, सातोरी, कि पॉलिटिकल कल्चर किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल कल्चर किसी भी कंट्री का है कैसा, हिस्ट्री कैसा है, आइडियोलॉजी कैसी है, या वहाँ पर कंपटीशन का लेवल क्या है पार्टीज़ के बीच में। इस चीज़ को देखकर हम किसी भी कंट्री के पार्टी सिस्टम को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली दोनों अलग अलग बात करते हैं। एक हिस्ट्री बैकग्राउंड और पॉलिटिकल कल्चर की बात करता है सातोरी, और डुबो जो बात करता है बेसिकली पॉलिटिकल इलेक्टोरल प्रोसेसेस की। सो इसके साथ ही हम अपने वीडियो को एंड करते हैं एंड ऑल द बेस्ट। सीखते रहिए मेरे साथ, और मेरे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए, आते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड हाँ, मेरे साथ 7 डे के चैलेंज को अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो बाय बाय एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप ग्रोइंग विथ मी।